नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, ये पेपर हिमाचल प्रदेश एसएससी का है और इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनका ये पेपर है और आज ही हुआ है ये, यानी दिनांक 11 अक्टूबर 2020 की ये बात हो रही है। तो आपने यदि ये पेपर दिया है कंपटीशन एग्ज़ाम का तो मिलान कर लीजिए आपका आंसर की कैसी रहने वाली है, आपने क्या क्या सही किया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस पर चलते हैं। दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, इसमें 120 क्वेश्चन टेक्निकल के आते हैं, यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के। हम इसको दो पार्ट में सॉल्यूशन करेंगे 60-60 क्वेश्चन को। तो आज अभी आपको 1 से 60 तक के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। पार्ट सेकंड में 61 से लेकर 120 तक जो क्वेश्चन होंगे उनको आपको दिया जाएगा। दोनों पार्ट को आप ज़रूर देखें। आपने यदि पेपर दिया है तो आंसर की का मिलान ज़रूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सवाल पूछा गया कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे होते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, शायद आप सबको भी अच्छे से आता है। आर्मेचर के साथ सीरीज में होते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। इंटरपोल हमेशा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होते हैं और इनकी संख्या शंट कंपाउंड और सीरीज जनरेटर में उतनी होती है जितने मेन पोल होते हैं। हालांकि मेटाडाइन और एम्प्लीटाइन जो जनरेटर होते हैं उनमें मेन पोल के दोगुने होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी 5 सेंटीमीटर के गोले पर 11.18 ग्राम चांदी का निक्षेपण करने के लिए कितनी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा डाउट है, दो बातें मैं आपको बताऊं। देखो, एक तो यहाँ पर दिया कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इंग्लिश में जो विद्युत की मात्रा होती है, ध्यान दीजिएगा, वो आवेश होता है और कूलाम में होता है। और यहाँ पर उसने हिंदी में पूछ लिया धारा कितनी होगी। तो दो बातें यहाँ पर अपने सामने निकल कर आती है। खैर, हम सबसे पहले तो इसके लिए रिक्वायर्ड आवेश कितने चार्ज की ज़रूरत होगी उस पर बात करेंगे। तो M बराबर ZIT होता है, राइट। I और T जो होते हैं वो इक्वल टू Q होते हैं। तो हम M बराबर Z इंटू Q रख सकते हैं। देखो, मास होता है एकत्रित द्रव्यमान जो कि 11.18 हमें दे दिया। Z होता है ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो कि चांदी यानी जो सिल्वर है उसका 1.118 होता है। तो Q जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो आवेश का मान आएगा 10 कूलाम। ठीक है। अब देखिए, ये 10 कूलाम का जो आवेश हमें पूछा गया था, ये इसमें 5 सेंटीमीटर का जो है ना, ये इससे लग जाती है परत इससे। तो आपको अलग से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी, ध्यान से समझिएगा। 5 सेंटीमीटर की परत जो है वो 11.18 ग्राम चांदी से लग जा रही है, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना था। 10 कूलाम इसका आंसर आएगा। क्योंकि समय हमें दिया नहीं तो एम्पियर में धारा कैसे निकालें। ठीक है, तो जहाँ तक देखा जाए कहीं पर भी ऐसा स्पष्ट ऑप्शन नहीं है। आप इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। देखो ना, क्योंकि ना तो टाइम दिया, जब अगर समय और दे दिया होता तब तो अपन Q बराबर IT से कर सकते थे, धारा का मान कैलकुलेट कर देते। ठीक है, इसका उत्तर आएगा 10 कूलाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक लेड एसिड बैटरी में एसिड का घनत्व किससे इंडिकेट करता है। तो बैटरी के चार्ज का लेवल दर्शाता है। बैटरी कितनी चार्ज है, हाफ चार्ज है कि फुल चार्ज है कि डिस्चार्ज है, राइट। ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ठंडे मौसम में हिमीकरण रोकने के लिए लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 1.225 रखा जाना चाहिए, यानी इससे नीचे नहीं आना चाहिए। 1.225, ठीक है ना। इससे नीचे किसी भी कंडीशन में नहीं लाते हैं, इतने नीचे आते ही बैटरी को फिर से चार्ज करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, देखो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो एसिड और पानी से मिलकर के बनता है, तो उसे रबर की एप्रिन भी पहननी चाहिए, रबर के जूते, हाथ में दस्ताने, गॉगल्स, सब कुछ प्रोटेक्शन जितनी होती है यूज करनी चाहिए। डी ऑप्शन अपने इसका रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या आवश्यकता है। देखो दोस्तों, एक दिन पहले ही मैंने पेपर डाला था निम्मी असाइनमेंट वाला, और उसमें ये सेम टू सेम क्वेश्चन था। ठीक है, स्व उत्तेजित जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप करने के ये काम आता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वोल्टेज बिल्डअप बनाने का काम आता है। ए ऑप्शन की ओर जाना है हमें। वोल्टेज निर्माण करने के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। ये भी क्वेश्चन उसमें था ताकि वो न्यूनतम वोल्टेज ड्रॉप करवाए।
जितना कम प्रतिरोध होगा वोल्टेज ड्रॉप उतना ही कम होगा, बी ऑप्शन होगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बार बार आ रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है कि लाइफ ऑफ बैटरी इन असेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, ठीक है ना, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में बैटरी का लाइफ जो है वो कौन कौन सा होता है, किसका कम लाइफ है, फिर ज़्यादा किसका है, फिर सबसे ज़्यादा किसका है। तो देखो तुलनात्मक रूप से लेड एसिड बैटरी का सबसे कम होता है, ध्यान रखना, लगभग 2 से 2.5 वर्ष बैटरी का माना जाता है। तो सी या डी में से ही होगा। उसके बाद में जो निकिल कैडमियम सेल है उसकी सबसे अधिक होती है, तो फिर एडिसन सेल की लगभग 5 वर्ष तक मानी जाती है, जबकि निकिल कैडमियम की उससे भी अधिक होती है। सी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। लेड एसिड सेल की सबसे कम, एडिसन सेल की उससे अधिक, निकिल कैडमियम सेल की सर्वाधिक होती है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है, यानी पहले कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। आप क्या करके आए हैं, मिलान कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विभिन्न सब स्टेशन को करंट प्रदान करने वाली, सप्लाई देने वाली ट्रांसमिशन लाइन सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन होती है। देखो प्राइमरी ट्रांसमिशन वो होती है जो जनरेटिंग सब स्टेशन से निकलती है, जनरेटिंग स्टेशन से निकल करके सबसे पहले पहुंचती है स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसमिशन स्टेशन पर, ठीक है। जैसे जनरेटिंग स्टेशन में 16.5 किलोवोल्ट जनरेट हो रहा है, तो यहाँ से 400 केवी में कर दिया था। अब ये आगे जहाँ भी जा रही है 400 केवी वाली लाइन, तो ये प्राइमरी ट्रांसमिशन है। वहाँ जा कर के इस 400 केवी को क्या करते हैं, या तो 1.32 में स्टेप डाउन करते हैं और नहीं तो 1.10 में भी स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इसका ऑप्शन रहेगा, जो आगे फर्दर ट्रांसमिट कर रही होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ज़मीन में लगाए गए ओवरहेड लाइन को सपोर्ट देने वाले पोल की गहराई कितनी होनी चाहिए। दोस्तों पोल को ज़मीन में मूल लंबाई का 1/6 भाग लगाया जाता है। सी ऑप्शन की ओर जाना है। जैसे कोई पोल 60 मीटर हाइट का है तो 10 मीटर ज़मीन में होगा, 50 मीटर ज़मीन से ऊपर रखा जाता है। सी ऑप्शन करेंगे, 1/6 भाग होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार ग्राहक बिंदु पर वोल्टेज का मान ±5% हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, इसकी 2 बातें होती हैं। कंज्यूमर एंड का मतलब होता है सप्लाई आपने इनपुट दी, तो जो घरों में सप्लाई आती है वो लो वोल्टेज कहलाता है। लो और मीडियम वोल्टेज में 5% जो उतार चढ़ाव है वो एक्सेप्टेबल होता है। हाँ, कंज्यूमर यदि भार की स्विचिंग करता है, ऑन ऑफ करता है, तो मेंस पर 3% से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो अभी अपना बी ऑप्शन रहेगा, ±5% लाइन में ड्रॉप हो सकता है और भार के कारण स्विचिंग में 3% का ड्रॉप हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरेटिंग स्टेशन से विद्युत शक्ति को लंबी दूरी तक कैसे ले जाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन द्वारा ले जाते हैं। हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं जिससे पावर लॉस कम होता है और लाइन में वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होता है। बी ट्रांसमिशन लाइन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन के कांस्टेंट कौन कौन से। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने हिमाचल प्रदेश का ही टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का पेपर डाला था और सेम क्वेश्चन उसमें थे, और देखिए आज सेम क्वेश्चन लाइनमैन में रिपीट हो गए। तो ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर होते हैं वो होते हैं 4, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस। यहाँ तो हमें 3 ही ऑप्शन दिया गया है, ऑल अबव आएगा, डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होलो कंडक्टर क्यों काम में लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। देखो खोखले चालक उपयोग करने के लिए, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सी आएगा, कोरोना कम करना। और ये क्वेश्चन उस प्रीवियस पेपर में भी थे, आपने यदि पिछला पेपर देखा है तो आप कर सकते हैं इन क्वेश्चन को अच्छे से। यदि आपने पेपर पढ़ा होता तो आप इसमें भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते थे, ये कंपटीशन आपका आसानी से फाइट हो जाता। देखो नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन भी उसमें था। खुले परिपथ या हल्के लोड के कारण रिसीविंग एंड पर वोल्टेज बढ़ जाती है, इसे हमें ये क्या कहते हैं, फेरेंटी प्रभाव कहते हैं। सी ऑप्शन आएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गए दोस्तों, किस्मत काम कर रही थी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांस्टेंट यानी वो नियतांक जो ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो पावर लॉस जो है वो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस भी करवाते हैं और कैपेसिटेंस भी करवाता है। ऑल ऑफ दीज आएगा, डी ऑप्शन की ओर जाना है। देखो कैपेसिटेंस कैसे करवाता है पावर लॉस का मतलब, कैपेसिटर अगर अपन बात करें लोड के रूप में कंज्यूम करते हैं ना, तो ये भी पावर को कंजप्शन करवाता ही है, क्योंकि कैपेसिटर में भी अगर बात करें तो वास्तविक शक्ति तो कंजप्शन यहाँ भी होता है, शक्ति खपत वास्तविक वाली इसमें भी होगी। डी करना है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज 4 तार जो डिस्ट्रीब्यूशन का लोड होता है वो सामान्यतः अनबैलेंस होता है, ध्यान रखना। 3 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम होता है वो अनबैलेंस वायर की कैटेगरी में मानते हैं अपने इसको।
जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है तो उसकी सेकेंडरी साइड स्टार में ही कनेक्टेड होती है और 3 फेज 4 वायर सप्लाई देता है क्योंकि उसमें लोड अनबैलेंस ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नो लोड कंडीशन में ट्रांसमिशन लाइन में धारा चलती है, कैपेसिटेंस के कारण होता है, लाइन की धारिता के कारण होता है और यही वो कारण था जिसमें रिसीविंग एंड में वोल्टेज बढ़ जाती है, चार्जिंग करंट फ्लो होता है। और ये पेपर भी क्वेश्चन सेम टू सेम उस पेपर में थे, हिमाचल प्रदेश टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में भी थे और आज देखिए इलेक्ट्रीशियन का जो पेपर आया सिर्फ और सिर्फ उसमें भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्जिंग करंट ट्रांसमिशन लाइन में वो क्या करती है, लाइन लॉस को कम करने का काम करती है, आवेशन धारा बोलते हैं और ये लाइन के कैपेसिटेंस के कारण चलती है, लेकिन तभी चलती है जब नो लोड हो। यदि कैपेसिटिव भार है तो वो भी कंजप्शन कराएगा। आवेशन धारा होती है नो लोड के समय लाइन की धारिता के कारण चलने वाली करंट, ए ऑप्शन होगा, रिड्यूस द लाइन लॉसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडरग्राउंड केबल में आवरण के तौर पर जो शीथ होता है वो शीशा या शीशे की मिश्र धातु का होता है, ठीक है ना। शायद आपको पिलकस्टा केबल याद होगी तो आप कर सकते थे, ठीक है ना। पिल्क डट्टा का मतलब पेपर इंसुलेशन, यानी इंसुलेशन कागज़ का होता है, लेड कवर शीशे की कवचिंग होती है और टेपिंग जो होती है वो आर्मर्ड प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का कौन सा सपोर्ट ऐसा है जिसकी लिस्ट लाइफ है, यानी सबसे कम लाइफ है। तो सबसे कम लाइन देखो, ट्रांसमिशन लाइन में लकड़ी के पोल नहीं चल सकते। तुलनात्मक रूप से यदि आप आरसीसी, फैब्रिकेटेड स्टील के टावर, इन सब से तुलना करें तो लकड़ी की लाइफ जो है वो सबसे कम होगी, ए ऑप्शन की ओर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ACSR चालक में इस्तेमाल होने वाला स्टील का कोर बीच में जो लगता है ना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड इसका पूरा नाम होता है। ये गैल्वेनाइज्ड स्टील होता है, शॉर्ट में GI बोलते हैं अपन इसको, गैल्वेनाइज्ड आयरन या गैल्वेनाइज्ड स्टील बोल सकते हैं। इसका काम होता है यांत्रिक मजबूती प्रदान करना। इसके ऊपर अपने एल्यूमिनियम के कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 kV लाइन के लिए फेज कंडक्टर के बीच में क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, 8 मीटर होती है। दोस्तों ये मैं करवा चुका हूँ, पिछले पेपर में भी आया था। ये डिपेंड करेगी वोल्टेज पर कितना कितना है। और ये भी नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन भी पिछले पेपर में था कि कोरोना हानि के कारण लाइन द्वारा खींची गई करंट कैसी होती है, तो नॉन साइनसोइडल होती है, एज या वक्रीय बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन उसमें आया था। कोरोना क्या होता है, लाइन वोल्टेज हाई होने पर चालक पर प्रतिबल लगता है, क्योंकि वोल्टेज एक प्रकार का बल ही तो है। तो चालक सतह की चारों ओर की एयर ब्रेकडाउन हो जाती है और उसके कारण चलने वाली धारा नॉन साइनसोइडल हो जाती है, ए ऑप्शन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना किस मौसम में, हमिड मौसम में होता है, उमस या नमी वाला जो मौसम होता है ना उसमें सबसे अधिक कोरोना होता है, ध्यान रखना, क्योंकि कोरोना वातावरण यानी वायुमंडल की फिजिकल कंडीशन पर सबसे अधिक डिपेंडेड होता है। यानी अगर उमस है ना, जिसको शॉर्ट में अपन अपनी भाषा में बोलते हैं हमिड वेदर बोलते हैं, उसमें सबसे अधिक कोरोना होगा, ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंसुलेटर यूज्ड इन ग्रे केबल, ये ग्रे केबल नहीं है, गाय केबल है, GUY, सपोर्ट के लिए जो लगती है ना उसकी बात हो रही है, ये ग्रे नहीं है, गे केबल बोलते हैं इसको, गाय वायर बोलते हैं, ए आएगा। एग या स्टे इंसुलेटर अंडाकार आकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंड्यूट पाइप आमतौर पर किसकी सुरक्षा करेगी, पाइप किस प्रकार की केबल, सभी केबलों की कर सकती है। देखो बिना आवरण वाले केबल का भी कर देगी, आर्मर्ड केबल का भी करेगी, PVC सीट वाले केबल का भी कर देगी, डी आएगा। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट हुए उसी पेपर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केबल पर जो बेडिंग होती है वो किस धातु की होती है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कि आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं अभी अगर आंसर की इसकी जारी नहीं हुई है तो, क्योंकि इसमें क्या है कि इन्होंने पूरा कंप्लीट आपको नहीं दिया, ठीक है ना। बेडिंग जो होती है ये धात्विक कवच के ऊपर लगाई जाती है, जो कि फाइबर की भी हो सकती है, कागज़ की भी हो सकती है, जूट की हो सकती है, या कोई कंपाउंड जो टाट में डूबा हुआ है वो भी हो सकता है, ठीक है ना। ये जो मेटालिक शीट होता है ना शीशे का, उसको यांत्रिक चोट से बचाव के लिए होता है। यानी जूट भी सही है, हेसियन टेप भी सही है और पेपर वाला भी सही है इसमें। तो ये नन ऑफ दीज नहीं, एनी ऑफ दीज आना चाहिए था, इनमें से कोई भी हो सकता था। खैर अभी अगर आप जाएं तो सी ऑप्शन की ओर जा सकते हैं, कागज़ टेप एक रेशेदार सामग्री के साथ मिश्रित। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मल्टी कोर केबल जो होती है उसमें किस प्रकार के कंडक्टर होते हैं। मल्टी कोर का मतलब है एक केबल ऐसी जिसमें अनेक कोर है,
तो उसमें सेक्टर शेप्ड कंडक्टर होते हैं, बी ऑप्शन की ओर जाना है। सेक्टर मतलब छोटे छोटे सेक्टर्स यानी भागों में बंटे हुए चालक होते हैं, बी ऑप्शन की ओर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेसिमल नंबर 7 कैन बी रिप्रेजेंट 4 बिट साइन बाइनरी। डेसिमल संख्या 7 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो देखो कितना आता है, 111 आता है, लेकिन ये तो 3 ही बिट हुआ। वो बोल रहे 4 बिट में बदलना है। जब बिट की संख्या कम रह जाती है तो इधर इस ओर ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड में अपनी तरफ से एक जीरो और लगाया जाता है, तो बी ऑप्शन रहेगा 0111। पहले क्या करना है, 7 का डेसिमल कर लीजिए। 7 का डेसिमल आता है 111, लेकिन ये तो 3 बिट का हुआ, तो 4 बिट का करना था, एक जीरो अपनी तरफ से और लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब केवीए में से किलोवाट को घटाया जाता है तो वो केवीआर के बराबर होता है। परिपथ का पावर फैक्टर कैसा है? पावर फैक्टर 0। कैसे? देखो, केवीए में से अगर हम किलोवाट माइनस करते हैं तो केवीएआर आ जाता है, यानी कि केवीए और केवीएआर बराबर हो गया। इसका मतलब किलोवाट कितना है? 0। किलोवाट 0 कब होता है? जब पावर फैक्टर 0 हो। वैसे भी देखिए, पावर फैक्टर 0 तब होता है जब फेज अंतर 90 डिग्री हो, और कोस 90 का मान होता है 0 और साइन 90 का मान होता है 1। इसलिए v इंटू आई और वी आई साइन फाई दोनों बराबर हो गए। v इंटू आई कर दो तब भी वही आएगा, वी आई साइन फाई कर दो तब भी वही आएगा। डी उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर फैक्टर टैरिफ जो है वो किससे चार्ज किया जाता है? देखो, उससे चार्ज करेंगे जिनका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा डाउन रहता हो। मोस्टली 0.85 लेगिंग पावर फैक्टर तक परमिशन होती है, डाउन हो जाए कोई बात नहीं, चल जाता है। इससे नीचे यदि किसी का पावर फैक्टर जाता है तो उसके पेनल्टी लगती है। और पावर फैक्टर क्यों घटता है? इंडक्टिव भार के कारण। इंडक्टिव लोड ज़्यादा कहाँ होगा? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होगा। जितनी बड़ी फैक्ट्री होगी उतने ही बड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी संख्या का आधार कितना होता है? 2 होता है। रेडिक्स पूछे या आधार पूछे एक ही बात है। हेक्साडेसिमल का आधार पूछा था, 16 होता है। ऑक्टल का 8 होता है और डेसिमल का 10 होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये भी उसी पेपर में था। निमी असाइनमेंट का जो पार्ट फर्स्ट हमने डाला था उसी में था। डायनेमिक इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रेरित ईएमएफ गतिज और स्टैटिक 2 प्रकार का होता है ना। गतिज प्रकार का जो ईएमएफ होता है वो BLV साइन थीटा होता है, और जो स्टैटिक ईएमएफ होता है वो डी फाई अपॉन dt इंटू टर्न होता है। अभी अपना ऑप्शन सी रहेगा BLV साइन थीटा, जहाँ B का मतलब है फ्लक्स घनत्व है टेस्ला या वेबर प्रति वर्ग मीटर में, L का मतलब है चालक की लंबाई मीटर में, V का मतलब है वेलोसिटी, चालक का वेग कितना है, और साइन थीटा का मतलब है चालक और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच छेदन का कोण कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्तन के लिए किस प्रकार की डीसी मशीन अपन काम में लेते हैं? देखो, कर्तन या कटिंग बोल सकते हो आप इसको, और इस तरह के सिस्टम के लिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है, ठीक है ना। शेयरिंग मशीन बोलते हैं इनको। शेयरिंग मशीन के लिए क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का हम सबसे अधिक उपयोग करेंगे। हमें इसमें सी ऑप्शन की ओर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी स्टार्टर का प्रतिरोध जो होता है वो किसका होता है? स्टार्टर का प्रतिरोध डीसी मशीन वाले का नाइक्रोम का होता है, कोई दिक्कत नहीं है। डीसी मोटर के स्टार्टर में जो बाहरी प्रतिरोध हम लगाते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। आप कर सकते हैं इसमें बी ऑप्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा था F क्लास का टेम्परेचर, तो Y A E B F H और C सबको याद है, 90, 105, 120, 130 और 155, ठीक है। डी ऑप्शन की ओर जाना है। अगला क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में हंटिंग क्यों होती है? देखो, हंटिंग होती है भार में क्षणिक परिवर्तन के कारण, इंस्टेंट वेरिएशन इन लोड, और वो भी लगातार आता रहे, ठीक है। डी उत्तर आएगा। ड्यू टू कंटिन्यू फ्लक्चुएशन इन लोड, निरंतर भार में उतार चढ़ाव जब होता है, रोटर दोलन करने लग जाता है, और इसके निराकरण के लिए डैम्पिंग वाइंडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन था 2 मिली एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होते हैं? देखो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक है। मिली में होते हैं -3। इसका मतलब हम इसमें -3 करने के लिए क्या कर सकते हैं? 3 जीरो अपनी तरफ से वो लगा सकते हैं, यानी 2000 माइक्रो एम्पियर लिख दो या 2 मिली एम्पियर लिख दो, बात एक ही है। कैसे? देखिए, माइक्रो में 10 की पावर -6 थी ना, देखो -6 में से 3 जीरो यहाँ से कट जाएगी तो -3 बची, -3 को मिली लिखते हैं। डी उत्तर आएगा
2000 माइक्रो एम्पियर हम इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 ओम के चालक का व्यास दोगुना कर दिया। देखो व्यास को यदि दोगुना किया है तो एरिया जो है वो 4 गुना हो गया। एरिया 4 गुना हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/4 होगा। 10 ओम जो था वो 2.5 ओम रह गया। क्वेश्चन का आंसर आपको डी करना है। 10 ओम वाला था, व्यास दोगुना कर दिया। व्यास दोगुना करने से क्षेत्रफल 4 गुना हुआ, प्रतिरोध 1/4 हो गया, 2.5 ओम आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर 110 वोल्ट से 3.5 एम्पीयर की धारा लेता है, अनुमानित प्रतिरोध कितना होगा। R बराबर V/I कर दोगे, बहुत ही सिंपल था। 110/3.5 करोगे, लगभग देखो 31 ओम इसका आंसर आएगा। ठीक है, 38.5 वाला तो चांसेस कम ही बन रहे हैं, 31 ही आएगा। इसको मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, कर लीजिए कितना आएगा, लगभग 110 के आसपास ही आएगा। डी कर देना, इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक हो उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहलाते हैं, कंडक्टर होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है थर्मिस्टर क्या होता है। दोस्तों थर्मिस्टर होते हैं एनटीसी। एनटीसी का मतलब क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और ये एक रेजिस्टर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा अपना। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि साइन वेव की वोल्टेज 30 वोल्ट है तो पीक वैल्यू 30 वोल्ट है तो इसका आरएमएस मान कितना होगा। आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए 30 को 0.707 से मल्टीप्लाई कर देना, उत्तर आएगा 23.10 वोल्ट। डी ऑप्शन अपने इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 टर्मिनल वाला वेरिएबल रेजिस्टर कौन सा है। देखो पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल होते हैं, रियोस्टेट में 3 टर्मिनल होते हैं, वाइपर नहीं पता क्या होता है, थर्मिस्टर देखो ये जो एनटीसी जिसकी अपन बात कर रहे थे इसमें 2 ही टर्मिनल होते हैं। ठीक है ना, बी ऑप्शन की ओर ही जाना है, थर्मिस्टर करेंगे। पोटेंशियोमीटर और रियोस्टेट में 3 टर्मिनल होते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10% सहनशीलता के साथ 4700 ओम प्रतिरोधक है, कलर कोड क्या होगा। देखो 4, 7 और 00 का मतलब हो गया 100 से इसको मल्टीप्लाई करना, ±10%, राइट। देखो 4 जो होता है ना वो येलो का होता है और 7 जो होता है वो वॉयलेट यानी बैंगनी का होता है। 2 0 जो लगती है वो रेड कलर की होती है। कैसे, आपको इसके लिए याद करना पड़ेगा और वो क्या फॉर्मूला है अपना, BB, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड 5, GSN। छोड़ दीजिए 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। देखिए 4 का येलो, 7 का वॉयलेट, 4 और 7 यानी येलो और वॉयलेट। अब येलो वॉयलेट के 3 ऑप्शन है ABC, तो तीसरे की ओर चलते हैं। 10 की पावर 2 किसकी है, रेड की। ठीक है, फिर उसके बाद में ये सेम मिला A और C में। 10% सहनशीलता जो होती है वो होती है अपने सिल्वर की, जो चांदी होती है ना, उस चांदी की टॉलरेंस जो होती है वो अपने 10% सहनशीलता वाली उसी को मानते हैं। तो इसमें अपने ऑप्शन की ओर जाएंगे, C ऑप्शन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एडिशन सेल की बॉडी किस धातु की बनती है। एडिशन सेल की जो बॉडी होती है वो निकिल प्लेट और स्टील की होती है। ठीक है, निकिल प्लेट स्टील जो है उसकी बॉडी होती है और इसके जो इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व होता है वो 1.21 होता है, ये भी ध्यान रखना। जो एडिशन सेल है इसके इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व 1.21 ही रहता है, इससे अधिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी में सल्फेशन दोष था, इसको हम फिर से चार्ज कर रहे हैं तो ये कैसी ऊष्मा देगी, ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन अपने इसमें सही रहेगा कि मोर हीट यानी अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केबल पर जो मेटालिक सील्डिंग लगाते हैं, धात्विक कवच, शीशे या शीशे की मिश्र धातु का, तो उसकी थिकनेस, मोटाई कितनी रखी जाती है। सामान्यतः 3 से 5 mm की रखी जाती है। किसी भी यूजी यानी अंडरग्राउंड जो केबल होती है उसमें 3 से 5 mm इसका स्टैंडर्ड माना जाता है और आपको इसमें सी ऑप्शन की ओर जाना है। इसके लिए सी ऑप्शन सही रहेगा, 3 से 5 mm की इसकी मोटाई वाला आंसर हम इसका सही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केस प्रेशर जो केबल होती है इसका उपयोग सामान्यतः कहाँ तक करते हैं। देखो केबलों के यूज अलग अलग होते हैं और ये इंसुलेशन के आधार पर भी बांटी गई है, वोल्टेज के आधार पर भी बांटी गई है। जो गैस प्रेशर केबल होती है वो 66 किलोवोल्ट तक की काम में लेते हैं, इससे अधिक पर अपन इसका उपयोग नहीं कर सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LT केबल का उपयोग कहाँ कर सकते हैं। अब देखो C और D ऑप्शन ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर रहे होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो D ऑप्शन की ओर ही जाना है। LT यानी लो टेंशन जो केबल होती है वो 1000 वोल्ट तक ही काम में आएगी, इससे अधिक के लिए हम इसको नहीं ले सकते। यदि बात करूँ मैं हाई टेंशन केबल यानी HT केबल के लिए, तो HT केबल आपका 11 किलो वोल्ट तक काम में लिया जाता है, इससे ऊपर नहीं। ठीक है, दोबारा देख लो, LT होता है 1 किलो वोल्ट तक, HT होता है 11 किलो वोल्ट तक। इसके बीच में एक और आती है, उसको बोलते हैं सुपर टेंशन, जो 33 किलो वोल्ट तक होती है। उसके बाद में आती है EHT केबल जो 33 से 66 भी ले सकते हैं, और यही अपनी ऑयल फील्ड गैस प्रेशर वाली जो 66 किलो वोल्ट तक काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की DC मोटर के लिए डायनेमिक ब्रेकिंग काम में ले सकते हैं। देखो, मोटरों को रोकने की विधियाँ कहलाती है ब्रेकिंग। कई तरह की होती है, न्यूमेटिक ब्रेकिंग भी होती है, डायनेमिक भी होती है। डायनेमिक यानी गतिशील होती है, यानी एक तरह से ब्रेक लगाकर रोकने वाला सिस्टम की हम बात करें तो ये सब में काम में ले सकते हैं अपने सीरीज, शंट और कंपाउंड, तीनों में D ऑप्शन की ओर आपको जाना है। दोस्तों ये फिक्स आंसर है, स्टैंडर्ड आंसर है, आप मिलान कर सकते हैं आप क्या करके आए हैं और आपके कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि DC मशीन में हॉपकिंसन टेस्ट कब किया जाता है। देखो, हॉपकिंसन टेस्ट के लिए 2 आइडेंटिकल समरूप मशीनों की ज़रूरत होती है और एक तरह से फुल लोड टेस्ट की भांति होता है। पूर्ण भार परीक्षण की भांति ही ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। स्विनबर्न टेस्ट जो होता है वो नो लोड टेस्ट की भांति होता है। ब्रेक टेस्ट जो होता है वो भी फुल लोड की तरह ही होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि 10 किलोवाट का एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया जनरेटर में लॉसेज, तो दोस्तों 500 वाट का लॉस इसमें एक्सेप्टेबल है। ये भी फिक्स आंसर है, स्टैंडर्ड आंसर है। 10 किलोवाट तक का कोई जनरेटर है तो उसमें 500 वाट तक की हानियाँ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन अपन से पूछा गया शंट मोटर का। देखो, ट्रेन, क्रेन और होइस्ट, इन तीनों में तो होती है सीरीज मोटर, तो बचा क्या, मशीन टूल। मशीन टूल में शंट मोटर का उपयोग किया जाता है, D ऑप्शन होगा। वार्ड-लियोनार्ड विधि की हानि पूछी है। वार्ड-लियोनार्ड विधि में क्या होता है कि सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर होता है। उस जनरेटर को भी एक इंडक्शन मोटर 3 फेज वाली से चलाते हैं, यानी 3 तो मशीनें हो गई, इसलिए एफिशिएंसी बहुत कम है। तो इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है, एफिशिएंसी भी कम है, D ऑप्शन होगा। ये तीनों ही उसकी कमियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कांस्टेंट ड्राइव टॉर्क ड्राइव के लिए, नियत टॉर्क के लिए आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, फील्ड कंट्रोल को नहीं लेते क्योंकि टॉर्क का फील्ड के साथ संबंध होता है। B ऑप्शन आएगा। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल विधि जो है ये नियत टॉर्क ड्राइविंग विधि कहलाती है। तो बस दोस्तों, इस पार्ट में 60 क्वेश्चन ही करेंगे। उम्मीद है सभी भाई पूरा वीडियो ज़रूर देखते होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। आपके भाई जो भी पेपर आज देकर आए हैं वो भी अपना मिलान कर ले। कल मॉर्निंग में आपको इसकी सेकंड पार्ट की आंसर की दे दी जाएगी। लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।